हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2025 में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का ऐसा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर की एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 825 बीजेड कोड का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को मैं फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। चलिए यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान देंगे आप सभी लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। ऐसा प्रत्येक विषय में रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सामान्य निर्देश हैं यहाँ पर। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ में क्या है? 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR सीट में या OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। तो उसमें आपको उत्तर भरने हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका जो है आंसर OMR सीट में आपको भरना होगा। अब खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मान लीजिए OMR सीट में आपने देखा ABC और D 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब पहले प्रश्न में सही A वाला विकल्प था, आपने गोला भर दिया C वाला। अब आप सोच रहे हैं या आपको पता चल गया कैसे भी करके, या आपको स्मरण हो आया, याद हो आया कि मैंने गलती कर दी है, तब ना तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें आप व्हाइटनर या इरेजर से इसको साफ करना बिल्कुल वर्जित है, कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपने गोला भर दिया सो भर दिया। इसलिए आप सावधानी के साथ OMR सीट में प्रश्नों का उत्तर भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उसका भी वर्णन है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, खंड बा के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे और मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आपको। प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता आप उस पर समय नष्ट नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ जो कि पार्ट A के नाम से है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को रट लेना, बिल्कुल रट लेना, 100% की गारंटी है। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, कह रहा है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है।
तो ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी देश से संबंधित था। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करने का जो है प्रमुख, या प्रश्न में आ जाए जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है, तो जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो दिए गए विकल्पों में से कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? क्या 1882 ईस्वी में हुई या 1884 ईस्वी में? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं जब से बहुविकल्पी प्रश्नों का चलन हुआ है बोर्ड परीक्षा में, यानी जब से स्टार्ट किया है यूपी बोर्ड ने बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछना, तब से कई बार ये प्रश्न आया है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है प्रश्न, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी वही उत्तर है जो प्रश्न संख्या 3 का है। सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, बंबई में पहली कपड़ा मिल यानी पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बंबई में पहला कपड़ा का मिल जो खुला था 1845 ईस्वी में खुला था बंबई में पहला कपड़ा मिल। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जात प्रथा की अत्याचार, यानी जात प्रथा, यहाँ पर जात नहीं होगा जाति होगा, प्रथा, और इसके बाद क्या होगा के, जाति प्रथा के अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुलामगिरी। प्रश्न आता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा ज्योतिबा फूले जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? प्रश्न में चाहे सीढ़ीदार लिखा हो या सोपानी लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो उत्तराखंड राज्य में सी वाला ऑप्शन सही है। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मेरे प्यारे बच्चों, वन संरक्षण से। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन वन संरक्षण यानी वनों के बचाव से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? याद करने की शार्ट ट्रिक है, का से कपास और का से काली मिट्टी। का से कपास, का से काली मिट्टी आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हो। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, रबी की फसलों को होने का समय यहाँ पर बोने होगा। रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रबी की फसलें बोई जाती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रबी की फसलें कब काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा के वह स्रोत जो एक बार प्रयोग करने के बाद उनका दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता, यानी वह दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, वह कहलाते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत।
अब यहाँ पर पवन ऊर्जा एक बार प्रयोग करने से दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा भी कर सकते हैं और ज्वारीय ऊर्जा का भी दोबारा प्रयोग हो सकता है। लेकिन एक बार आपने कोयला जला दिया तो आप दोबारा उस कोयले को उसी तरह से नहीं जला पाएंगे। एक बार जलने के बाद वह नष्ट हो जाता है, राख बन जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से एजेंडा 21 का संबंध है। प्रश्न अगला है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं। जब एक देश में एक स्थान से, मान लीजिए कोई देश है, उदाहरण के लिए भारत हमारा देश है, और भारत देश में एक स्थान से यानी उत्तर प्रदेश से गोवा प्रदेश को कोई वस्तु बेची जाती है या गोवा प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, आंतरिक व्यापार। पहला ही विकल्प सही होगा। और जब एक देश से दूसरे देश के मध्य, जैसे भारत है और अमेरिका, भारत और अमेरिका के मध्य किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, आयात निर्यात होता है, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा दोनों ही प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सबसे अधिक किस वर्ग की संख्या ज़्यादा है? तो सिंहली वर्ग के लोग अधिक हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा पहला ही विकल्प उत्तर, क्या? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे खंड बा, जो कि वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न है यहाँ पर, जिनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में देना है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर भी बताता चल रहा हूं, इसलिए वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करें। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर कारण, बिस्मार्क ने यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा
ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। तो ये दो कारण हैं जो कि उसे जर्मनी का यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक अथवा का उत्तर यहाँ आप लोग ध्यान देंगे। अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। कितने क्रांतिकारी थे? 78 क्रांतिकारी थे। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर, यात्रा कितनी लंबी थी? 240 किलोमीटर की यात्रा थी। दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक, कितने दिन तक यात्रा चली? 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया गांधी जी की टोली ने। और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे। यदि प्रश्न आता है कि गांधी जी डांडी कब पहुंचे यानी नमक यात्रा के दौरान, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और वहाँ उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। भूक्षरण कहे या फिर प्रश्न में आए मृदा अपरदन, कोई भी हो, दोनों का आंसर एक ही रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन के कारण। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है यहाँ से, मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है, यानी उसमें कृषि यानी खेती नहीं कर सकते। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है? बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण पर यानी पशुओं की चराई पर रोक लगाई जाए, पशुओं को चराना बंद कर दिया जाए और कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा कारण क्या है यानी तीसरा उपाय क्या है मृदा अपरदन को रोकने का? वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। अधिक पेड़ लगाएंगे आप लोग और हम सभी लोग तो क्या होगा? मृदा अपरदन की प्रक्रिया को कहीं न कहीं रोका जा सकता है। पेड़ों पर बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है, यानी पेड़ों का जब पेड़ किसी बंजर भूमि में या पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लाभ मिलता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगला जो है उपाय क्या है मृदा अपरदन को रोकने का? समोच्च रेखाओं का निर्माण करके, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से
ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है 2 का अथवा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर रट लेना। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं जो कि इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है यहाँ पर, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। यदि हम कृषि के दौरान उर्वरक और रासायनिक खाद का प्रयोग न करें तो क्या होगा? भूमि की उत्पादकता कम हो जाएगी तथा फसल भी कम पैदा होगी। दूसरी विशेषता, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय यहाँ पर तत्वों पर निर्भर करती है। तीसरी विशेषता क्या है भारतीय कृषि की? भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं। ये लोग धन कमाने के लिए क्या कर सकते हैं? धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए यानी पेट पालन के लिए कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और आप ध्यान देंगे, जो वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट टाइप के आएंगे जिनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न पूछा कितने नंबर का जाएगा? 4 नंबर का। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है और खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित, मेरे प्यारे बच्चों आगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तथा अनवीकरण योग्य हैं। सीमित तथा क्या है? अनवीकरण योग्य, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम नया निर्माण नहीं कर सकते। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति है और मेरे प्यारे बच्चों, किंतु ये अल्पजीवी हैं, यानी कुछ ही समय के लिए हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन के गुणवत्ता गहराई बढ़ाने के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उन सभी प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में मैंने शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए इसका बिल्कुल आप आसान सा उत्तर यहाँ पर ध्यान देंगे। उत्तर संख्या 3 का अथवा यहाँ है उत्तर इसका। भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं। जो वो राजनीतिक दल होते हैं वह समाज को यानी लोगों को, समाज में जो लोग हैं उनको जातीय आधार पर बांट देते हैं और अपना वोट बढ़ाते रहते हैं और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तभी से राजनीतिक दल भारतीय समाज को जो है भारतीय समाज में जो अनेक प्रकार की जातियां हैं उनको अपने निजी हित के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं। जातीय विचारधारा को उग्र करने से समाज में
वैमनस्य, मानवीय यहाँ पर होगा मानवीय, आप लोग ध्यान देंगे, मानवीय वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक युग में भी शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का क्या है, बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी क्या हैं, स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कई बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल आसान सा उत्तर यहाँ पर, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है। मान्यता यहाँ पर होगा, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है या आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता क्या है, सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का अथवा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से कई विकल्प विद्यमान हैं और वह अब कई उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा नए रोजगारों का सृजन हुआ है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे, और कुछ ने तो अपने उत्पीड़न प्रक्रिया को आधुनिकीकरण भी किया हुआ है। अब बारी आती है वर्णनात्मक, जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और चंपारण में इन्होंने पहला आंदोलन आरंभ किया। दूसरा, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए क्या किया? सत्याग्रह का आयोजन किया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सत्याग्रह का आयोजन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला है बिंदु असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? जनवरी 1921 में
असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। कब? जनवरी 1921 में। अब मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में एक घटना हो गई 1922 ईस्वी में, जिस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से डांडी तक यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को भी तोड़ा। 1931 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। सत्याग्रह आरंभ करके महात्मा गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया। अगला योगदान क्या था? देश की स्वतंत्रता। अगस्त 1947 में। कब? अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी नोआखली में दंगों को शांत कराते रहे। 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न अगला है 5 का अथवा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 अथवा का उत्तर है यहाँ पर, देश की ज्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न क्या है? चावल, यानी अधिकांश लोग चावल खाते हैं। खरीफ की फसल चावल को उगाने के लिए, यानी फसल जो चावल की जो फसल है, यह मेरे प्यारे बच्चों किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। और इसको उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। जहां पर वर्षा नहीं होती वहां पानी की सिंचाई की जाती है और इस फसल को पैदा किया जाता है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे करों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न कह रहा है कि संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं। पहले केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान में मिले हैं।
इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों दोहरी नागरिकता होना। संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है। अगला है यहाँ पर दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 का अथवा है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला क्या है? सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सूचना का अधिकार ये हेडिंग है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह ना सिर्फ क्या जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों बिंदु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक स्वतंत्र अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं और सभी मेरे प्यारे बच्चों सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदान अपनी इच्छानुसार मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और यह ज़्यादा प्रभावी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे आप ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और साथ ही लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे भी विकसित कर लेती है, यानी कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन अव्यवस्था यानी व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का प्रभाव है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा। ये किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं? ये हैं गैर परंपरागत ऊर्जाएं। और अगला है यहाँ पर बिंदु सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप की सीधी विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत
के ग्रामीण तथा सुदूर सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट, यहाँ पर भुज होगा, भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया जाता है। अगला है यहाँ पर बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ या झाड़ियों को कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ज्वारीय ऊर्जा जो कि महासागर से है, तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं और उच्च जोर में इस संकरी खाड़ी नुमा मेरे प्यारे बच्चों प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और दरवाजा या दीवार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा या बाढ़ प्रवेश के द्वारा पानी भीतर ही भर जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इसकी विद्युत मात्रा या यहाँ पर इसमें विद्युत बनती है, किसमें? ज्वारीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण अर्थात कर्ज नहीं ले पाते। इसलिए गरीब लोग महाजनों से कर्ज लेते हैं, जो ब्याज की दरें ऊंची और मेरे प्यारे बच्चों क्या रखते हैं? बहुत ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालात से बचने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है या कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों को सरकार ऋण देती है और इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्मचारी लक्ष्यों के लिए यह यथोचित ब्याज दर पर मिल जाता है। इसमें गांव के पुरुष व महिलाएं तब तरह तरह के सामाजिक विषयों और स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप लोग ध्यान देंगे। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है और इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में सोचता ही नहीं, बल्कि वह अपनी सुरक्षा द्वारा दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना और स्वतंत्रता आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। पहला है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड भी अपनाए गए हैं। पहला, लोगों का स्वास्थ्य।
मानव विकास का प्रमुख मापदंड है लोगों का दीर्घायु होना। विभिन्न देशों के लोगों की मानव विकास का प्रमुख मापदंड है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है बिंदु कि शैक्षिक स्तर पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला बिंदु क्या है? लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की विकसित जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विश्वास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। अगला है शैक्षिक स्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर उतनी ही मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा होगी, वह उतना ही विकसित माना जाएगा। जितनी ऊंची वहाँ पर साक्षरता दर है उतना ही वहाँ पर क्या माना जाएगा? अमिताभ सिंह से सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शैक्षिक स्तर। तो मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उसे देश को अल्प विकसित कहा जाता है। अगला बिंदु है प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन लोगों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों को विकसित नहीं माना जा सकता, या ऐसे देश को विकसित नहीं माना जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 का। अथवा तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? 8 का अथवा का। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ। पहला बिंदु है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ। जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहलाती हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन मेरे प्यारे बच्चों, और डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन तथा खनन कार्य, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? जो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के सहयोग मेरे प्यारे बच्चों सहयोग से की जाएं उन्हें द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियां क्रियाएं कहलाते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि इन जो है क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ तीनों ही क्षेत्र के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ, इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पन्न या उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जैसे यातायात के साधन, बैंक मेरे प्यारे बच्चों, बीमा कंपनियां, डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर आदि कॉलर पकड़ते हैं तुम्हारी। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद। तो मेरे प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां कुछ इस प्रकार से। इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे यातायात के साधन, बैंक, बीमा कंपनियां, डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि किसी क्षेत्र के उदाहरण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं जैसे इंटरव्यू और कैफे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर अपनी इत्यादि
भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा इस मॉडल पेपर यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ। अब यहाँ पर मानचित्र से संबंधित 9A के अंतर्गत 5 प्रश्न हैं और इसी तरह से 9B के अंतर्गत भी 5 प्रश्न हैं। तो आप सभी को इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है 2025 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां इस प्रकार से हैं। इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे यातायात के साधन, बैंक, बीमा कंपनियां, डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर और वकील आदि इसी क्षेत्र के उदाहरण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ यहाँ पर सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जिसे मैंने फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।